प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी तमाम जानकारियां एक ही वीडियो के अंदर दूंगा जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यदि कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर अगर ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो के अंदर मैं ध्रुव राठी जैसे ही यूट्यूबर के द्वारा जो बातें कही गई हैं, एक एक उस बात का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर उसका जवाब भी लेंगे। आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसे फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं यह भी मैं आपको समझाऊंगा। ब्रिज का टूट जाना, कोई भूकंप आ जाना या कहीं फ्लड्स आ जाना जहां पर कई 100 लोग एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन क्या वो सारे 100 लोग एक समय पर पैदा हुए थे? क्या उनका हॉरोस्कोप सेम था? क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन सेम था? बिल्कुल भी नहीं था। अब यहां पर बात आती कि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिसके अंदर हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं, तो क्या उन सब की कुंडलियों में क्या मृत्यु योग था? जैसा आपने देखा भी होगा, केदारनाथ के अंदर जो त्रासदी हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए थे एक साथ। तो वहां क्या था? वहां एस्ट्रोलॉजी फेल कैसे हो गई? क्या वहां पहुंचने वाला कोई व्यक्ति 2 दिन पहले किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के गया है, तो क्या उसने कहा होगा कि तुम्हारी कुंडली में तो मृत्यु योग है? तो दर्शकों, इस बात को समझिए कि होरा शास्त्र और संहिता के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क किस तरह से होता है, इस बात को समझिए कि जब हम होरा शास्त्र की बात करते हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष पर उसका प्रभाव होता है, लेकिन संहिता शास्त्र उससे बड़ा होता है, वो पूरी धरती पर एप्लीकेबल होता है। तो जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई ऐसी ब्रह्मांड में घटना होती है जिसका कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इस धरती पर पड़ना है, तो उस समय पर होरा शास्त्र काम नहीं करता है। इसको ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए आपको स्विमिंग आती है, तो क्या कोई आपके बारे में ये कहेगा कि आप डूब करके मर सकते हैं? कोई भी नहीं कहेगा कि आप डूब के मर सकते हैं। लेकिन वहीं आप किसी जहाज के अंदर जा रहे हैं और बीच समुद्र के अंदर कई किलोमीटर दूर तक कोई धरती नहीं है, और वहां यदि वो जहाज डूब जाए तो आप कितनी देर तक तैर पाएंगे? क्या आप में वो सामर्थ्य है कि हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर तैर करके आप किनारे तक पहुंच जाए? क्या यह संभव है? टाइटैनिक अगर डूबा था तो क्या उसके अंदर जिन लोगों को बचाया गया किसी प्राकृतिक आपदा के समय पर, जो वहां सुविधाएं पहुंची, उसके अलावा कितने लोग ऐसे थे जो अपनी जान को नहीं बचा पाए? क्यों? क्या सारे के सारे लोग तैरना नहीं जानते थे? लेकिन यहां पर भी एक सिद्धांत काम करता है इस धरती का, और वो हमें यह समझना पड़ेगा कि होरा शास्त्र से ऊपर होता है संहिता शास्त्र। अब इसको एक बात से और समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो क्लिनिकली डेड है। अब यहां पर केवल उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के शरीर के अंग तो काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हम उसको यह कह सकते हैं कि बिना ब्रेन के ये व्यक्ति काम करने में सक्षम है? यानी हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो यदि खराब होंगे तो उसके बिना हमारा काम हो सकता है, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जिनके खराब होने पर ये पूरा का पूरा शारीरिक सिस्टम हमारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी संहिता शास्त्र सबसे बड़ा होता है। उसका प्रभाव हर व्यक्ति विशेष पर पड़ेगा, उसका प्रभाव सामूहिक तौर पर पूरे भूमंडल पर पड़ता है, एक बहुत बड़े एरिया पर पड़ता है। इसीलिए उस समय पर होरा शास्त्र काम नहीं करेगा। जैसे कोविड का पेंडेमिक था, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे धरती के ऊपर, इस पूरे हमारे भारत की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व के ऊपर एक ऐसा इंपैक्ट डाला था जहां हमारी कुंडलियां काम करेगी ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा पेंडेमिक है जो हमारी कुंडलियों से बहुत ऊपर के लेवल पर, यानी संहिता के आधार पर यह चीज हुई है। लेकिन इसका हमें इंडिकेशन ग्रहों के आधार पर जरूर मिलेगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर यहां हो रही है तो इसका इंपैक्ट आने वाले समय में इस धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है।
और इसीलिए 2018 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। और उसकी पहली मेरी लाइन जो थी उस वीडियो की ये थी कि अगर आप अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना। और उसमें मैंने कहा था कि 2027 तक इस धरती की हर समस्या का समाधान इस बार शनि अपने इस 7.5 साल के टेन्योर में जरूर देके जाएंगे, चाहे फिर धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो या कुछ भी हो। हर तरह की समस्या का समाधान आपको यहां जरूर मिलेगा। और आप देखिए कि इस समय पर पूरी धरती के अंदर, अगर मैं बात करूं पूरे हमारे इस पृथ्वी की बात करूं, तो जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं, एक एक करके उठ रहे हैं और उनका एक अलग रूप हमें देखने को मिल रहा है। या तो वो समाप्त किए जा रहे हैं या फिर उनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ इन्हीं ग्रहों के परिवर्तन के कारण से है। मैंने 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया है इन शनि के और बाकी ग्रहों के प्लैनेट के मूवमेंट पर। और जो सिचुएशन अभी बन रही है, जो कॉम्बिनेशन अभी इन ग्रहों के बन रहे हैं, ऐसे 4000 साल में पहले कभी नहीं बने। क्योंकि उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता था बैक में, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर वो काम करता नहीं है। लेकिन इनके ऊपर मैंने जो रिसर्च की है वो मैं जानता हूं। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोगों की कुंडलियां देखते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता होगा। लेकिन मैं लोगों की कुंडली देखता हूं, मेरे पास समय नहीं होता, उसके बाद भी मैं रोज के अपने 2-3 घंटे ऐसे जरूर निकालता हूं, चाहे रात को मुझे 2 बजे, लेकिन मैं ग्रहों के इन परिवर्तन पर रिसर्च जरूर करता हूं। आज तक भी करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर ब्रह्मांड के वो सूत्र छिपे हैं कि अगर ये सूत्र आपको पता लग जाएंगे तो आप इस पूरी धरती को क्या बना सकते हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग शादी करने से पहले अपनी कुंडली मैच करवाते हैं। उनकी शादी मुहूर्त को देखकर करी जाती है, जो कि नॉर्मली एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सजेस्ट करी जाती है। कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या उनका कभी डिवोर्स नहीं होता? और जिन देशों में ये सब चीजें नहीं करी जाती, क्या वहां पर सिर्फ डिवोर्स ही होते रहते हैं, वहां पर कोई अच्छी शादी नहीं होती? अब बात आती है कि बहुत से लोग शादी से पहले कुंडली मिलान करवाते हैं, फिर उनके तलाक क्यों हो जाते हैं। तो यहां पर भी एक बात को समझिए, आज के 50 साल पहले क्या मेडिकल साइंस इस रूप में थी कि कैंसर का इस तरह से इलाज हो सकता था? लेकिन आज कैंसर का इलाज होता है। तो क्या आज के 50 साल पहले की मेडिकल साइंस को हम ये कहेंगे कि वो बेकार थी? उस समय जिन्होंने इलाज कराया वो सब फर्जी था? यहां पर जैसे मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, बीमारियों पर रिसर्च होती है, नए इन्वेंशन होते हैं, दवाइयां आती हैं, इलाज आते हैं, ठीक उसी तरह से यदि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर वो रिसर्च के अंदर ज्यादा अपना ध्यान देंगे, तो हम आने वाले समय के अंदर हम लोगों के जीवन में भी जिस तरह की परेशानी आती है, उनका क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम बेहतर तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। तो यहां पर शादी विवाह को लेकर के वैदिक समय पर हमारी एक परंपरा है जिसे हम कहते हैं गुण मिलान। यानी लड़की की राशि क्या है, लड़के की राशि क्या है, दोनों की राशि से कितने गुण मिलते हैं, बकूट क्या है, नाड़ी क्या है, और यहां पर हम देखते हैं कि 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, शादी कर दीजिए। लेकिन यह परंपरा तब फॉलो की जाती थी जब महिलाओं को बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। परिवार वालों ने रिश्ता तय कर दिया, आपकी शादी हो गई, और मां बाप ये कहते थे कि बेटी अब तेरी डोली यहां से जा रही है और अब तेरी अर्थी तेरे ससुराल से उठेगी, इस बात को बेटा ध्यान रखना। अब ये घर तेरे लिए, तेरा अपना नहीं है, तेरा ससुराल ही तेरा घर है। ऐसी शिक्षा देकर के वहां बच्चों को विदा किया जाता हो, वहां बच्चे तलाक के बारे में सोचेंगे क्या? और कुछ भी हो जाए, सब कुछ सहन करते हुए भी वो अपनी पूरी जिंदगी को यूं ही बिता दिया करते थे। लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमारी अपनी विचारधाराएं हैं, बच्चियों की भी अपनी विचारधारा है, लड़कों की भी अपनी विचारधारा है। तो यहां पर एक पैरामीटर चेंज जरूर होता है, वो ये कि अब केवल गुण मिलान के आधार पर आप शादी नहीं कर सकते हैं, अब आपको कुंडली मिलान भी करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कुंडली मिलान और गुण मिलान ये क्या चीज है? ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जहां पर गुण मिलान केवल राशि के आधार पर होता है, वहां कुंडली मिलान दोनों के लग्न की मैत्री, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों की स्थिति, सप्तम भाव, अष्टम भाव, D9, इन सब चीजों को देख करके यह तय किया जाता है कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा। कहीं ये दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के व्यक्ति तो नहीं है। अगर यहां कुंडली मिल रही है तो यहां कहा जाता है कि आप शादी कर लीजिए। लेकिन अगर आज भी 2024 में भी आप
गुण मिलान करके शादी कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। हम सती प्रथा से लेकर के आज हम किस मॉडर्न युग में आ चुके हैं, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी जब बनी थी तब कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि बच्चा आपके कंप्यूटर फील्ड में जाएगा। तो किस आधार पर करते हैं? यहां रिसर्च शामिल होती है। इसीलिए संहिता शास्त्र हर समय पर नया आता गया है। रावण के समय पर रावण संहिता, भृगु ऋषि के समय पर भी एक संहिता शास्त्र था, पराशर मुनि ने भी एक संहिता शास्त्र दिया। उसके बाद आपने देखा होगा लाल किताब आई है, केपी एस्ट्रोलॉजी आ गई है। ऐसे में यहां पर समय समय पर इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता रहा है। अब यहां पर एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूं, मैंने स्वयं ने बहुत बार ऐसा कहा है जहां केवल 12 गुण मिले हैं, मैंने कहा आप शादी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 32 गुण मिलने के बाद भी मैंने कहा शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, इनके विचार नहीं मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा से मैत्री बन रही है लेकिन लग्न से मैत्री नहीं बन रही है, बाकी चीजों से मैत्री नहीं बन रही है। ये एक गहन रिसर्च का विषय है। इसीलिए कहते हैं विज्ञान के अंदर भी जैसे नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, नई नई मान्यताएं आती हैं और चीज को रिफाइंड किया जाता है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो रिफाइंड होती हैं। आप अगर अपने आप को रिफाइंड नहीं करेंगे तो आप फिर केवल ठगी विद्या करेंगे, यानी तेरा राहु खराब है, तेरा शनि खराब है, तेरे को काल सर्प दोष है, तुम ये करा लो, तुम पूजा करा लो। इससे ज्यादा हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने का। अगर हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो हम सोसाइटी को क्या डिलीवर करेंगे? यहां पर उन एस्ट्रोलॉजर्स की भी मैं गलती मानता हूं जो लोग केवल और केवल पैसे के लिए विद्या को सीख रहे हैं। वैसे अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट आता है स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जानने में, तो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करो, ना कि एस्ट्रोलॉजी की। अब यहां पर बात आती है कि आप एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करिए, एस्ट्रोलॉजी की नहीं। अरे भाई, पहले ये तो समझिए कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। जैसे आईफोन का मोबाइल है, मान लीजिए 15 प्रो मैक्स है। अब 1 करोड़ फोन पूरी दुनिया में अगर मान लीजिए वो बिके हैं, तो जिसके भी हाथ में देखेंगे आपको एक ही तो मोबाइल नजर आएगा, हाँ 15 प्रो मैक्स है। लेकिन क्या उस मोबाइल के अंदर डाटा, क्या उस मोबाइल के अंदर जिस तरह से वो यूज कर रहा है वो सब चीज कॉमन होगी? एप्लीकेशन सब कॉमन होगी? यहां पर डिफरेंस जरूर होगा। कौन व्यक्ति उस मोबाइल को किस लिए यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, उसके लिए उस मोबाइल की उपयोगिता क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि एक कंपनी ने एक मोबाइल बना दे तो हर व्यक्ति उसको उसी तरह से यूज करेगा। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोनॉमी होती है कि सूर्य है, इतना बड़ा है, इतनी उससे पृथ्वी से दूरी है, इतना डिग्री टेम्परेचर रहता है उसका, पृथ्वी की ये स्थिति है, चंद्रमा ये है, उसका साइज ये है, ये सब कुछ एस्ट्रोनॉमी में आता है। लेकिन ये काम कैसे करती है, ये एस्ट्रोलॉजी में आता है। जैसे मोबाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, कंपनी का ब्रांड है, ये मोबाइल हैंडसेट हो गया। लेकिन उस मोबाइल हैंडसेट के अंदर जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप यूज कैसे कर रहे हैं, उसके डाटा को कैसे यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर गेम खेल रहे हैं, या आप उसके अंदर अपने ऑफिस का काम करते हैं, या आप उसके अंदर मूवी देखते हैं, या आपने केवल उसको शोबाजी के लिए अपने हाथ में रखने के लिए लिया है, ये आप तय करते हैं, ये मोबाइल हैंडसेट तय नहीं करता। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोनॉमी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे की चीज है। सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं। यहां इतने सारे पॉइंट्स बता दिए कि ये लॉजिकली गलत है, साइंटिफिकली गलत है, कोई सेंस ही नहीं बनता इनकी बातों का, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 मेन कारण बताए जा सकते हैं दोस्तों। पहला है लोगों का कमजोर दिमाग। अब यहां पर बात आती है कि लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास इसलिए करते हैं कि उनका कमजोर दिमाग है। यानी कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि करोड़ों लोगों का मानसिक स्तर क्या है, यानी करोड़ों लोगों का दिमाग कमजोर है, आप ये कहना चाहते हैं। यानी दुनिया को आप मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं। बीमार दुनिया नहीं है, आपको समझना है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। आपने एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा, हाथ को दबाते हैं, पॉइंट्स को दबाते हैं, आपका कुछ इलाज होता है। आयुर्वेद के बारे में आपने सुना होगा, एलोपैथी के बारे में आपने सुना होगा, होम्योपैथी के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या ये सारी पद्धतियां नहीं हैं?
लेकिन यदि किसी को हार्ट अटैक आए और वो किसी एक्यूप्रेशर वाले के पास चला जाए, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, ठीक कर दो, तो वो चंद मिनट्स के लिए उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह से हमको भी ये समझना पड़ेगा कि एक जो चीज होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। अगर हम उस नॉलेज को नहीं जानते हैं तो फिर हम इसी तरह की बात करेंगे। आपका एजुकेशनल कंटेंट है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति थोड़ी ना हो सकती, वो आपकी अपनी प्रतिभा है, वो आपका अपना टैलेंट है। अगर मैं वहां जाकर के आपकी बात पर कहने लगूं, ये देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कोई पढ़ाने का तरीका है, इसकी जगह तो ये कर लो, इसकी जगह वो कर लो, तो यहां मेरी गलती होगी कि मैं आपको उस क्षेत्र में आकर के हस्तक्षेप कर रहा हूं जिस क्षेत्र के आप खिलाड़ी हैं या माहिर हैं। यही बात होती है कि जो लोग राजनीति के बारे में नहीं जानते वो चाय की चुस्कियां लेते हुए राजनीति की बात करते हैं। जिन्होंने कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा वो कहते कि सचिन तेंदुलकर को ऐसे खेलना चाहिए था, आउट हो गया, 6 मारना चाहिए था। अरे किस प्रेशर के अंदर वो वहां पर खेल रहा था ये वो जानता है। खुद डांस करेंगे शादी के अंदर ऐसा कि लोगों को हंसी आ जाए और हम फिर फिल्म स्टारों की उसके डांस के अंदर कमियां निकालेंगे, देखो कैसे डांस कर रहा है। ये हमारी मेंटालिटी है और ये मेंटालिटी हम इंडियंस की ही है और किसी की नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं भी कोई बात कही जाती है तो उसके लिए पूरा लॉजिकली रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाकर वो काम करते हैं। और जितने हिंदुस्तान के अंदर लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते उससे ज्यादा लोग अब फॉरेन के अंदर एस्ट्रोलॉजी को मानने लगे हैं। इटली के डेटा को उठा के देख लीजिए, अमेरिका को उठा के देख लीजिए, जापान को उठा के देख लीजिए, चाइना को उठा के देख लीजिए। हर जगह पर अब लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि आखिर ये साइंस काम कैसे कर रही है। लेकिन हम अपनी ही इतनी पुरानी विधा को हमने सिर्फ रोजी रोटी का जरिया बना के रखा है। इस विधा के द्वारा हम दुनिया को क्या दे सकते हैं इसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहता। और बात करे कैसे? कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं और इनके बारे में कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता कि कैसे कहें, चैलेंज कैसे करें इन लोगों को कि गलत कह रहे हैं, क्योंकि खुद की नॉलेज इतनी नहीं है। लेकिन मैं कम नॉलेज नहीं रखता एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो बातें बता सकता हूं मिस्टर ध्रुव कि आपको खुद को यह बिलीव होगा कि कितनी बड़ी विद्या यह है और इस विद्या को दुनिया अब तक क्यों नहीं समझ पा रही है। इतनी साइंटिफिक है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च करने को आतुर हो जाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है, चाहे वो निकोला टेस्ला की 369 की थ्योरी हो या फिर कुछ और क्यों ना हो। फ्यूचर अनसर्टन होता है, हम सबका फ्यूचर अनसर्टन है। कोई भी फॉर श्योर गारंटी करके 100% नहीं बता सकता कि फ्यूचर में ये होकर ही रहेगा। और अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जिससे बड़े लोग परेशान होते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी में सर्टेनिटी चाहिए। अब यहां बात आती है कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। यही तो एस्ट्रोलॉजी का कारण है कि आपका फ्यूचर अनसर्टेन क्यों है। आप अपने पेरेंट्स के 4 भाई बहन हैं, यानी कि आप 4 भाई बहन, अपने पेरेंट्स के 4 संतानें हैं, लेकिन हर व्यक्ति का भाग्य अलग क्यों है। पेरेंट्स ने आपको वही शिक्षा दिलाई है, उसी स्कूल में शिक्षा दिलाई है, खाने पीने में कोई कमी नहीं करी। फिर आप चारों का स्वभाव अलग क्यों है, आप चारों की एजुकेशन अलग अलग क्यों रही। इस पर कभी गौर किया है? आपके मन में विचार कहां से आते हैं। एक व्यक्ति फौज में जाना चाहता है जबकि उसको पता है कि वहां जाने पर क्या होगा, मेरी मौत भी हो सकती है युद्ध के अंदर, लेकिन वो फौज में जाना चाहता है। एक कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे तो व्यापार करना है, उसका दिमाग व्यापार में चलता है। कोई कहता है मैं तो आर्टिस्ट बनूंगा, कोई कहता है मैं समाज सुधार का काम करूंगा। आखिर ये भावना उसके अंदर आई कहां से? कौन दे रहा है उसको ये भावनाएं? आखिर इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है? इन सब को जानने समझने के लिए ही एस्ट्रोलॉजी बनी है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्रेडिक्शंस होती हैं व्यक्ति विशेष को लेकर के, वो इस एस्ट्रोलॉजी का 0.01% है। इससे कहीं ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो चीजें हैं जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। मैं आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, आप कब पैदा हुए, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, फिर भी ऐसी पर्सनैलिटी आपको बता दूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे जानकर। एक्चुअली मैं क्यों करूँ ये, अपने एस्ट्रोलॉजर बाबा को बुलाते हैं ये करने के लिए। तो रेडी हो अपनी पहली प्रेडिक्शन के लिए? ये सुनिए फिर। आपके अंदर बहुत ऐसी कैपेसिटी है
जो आपने अभी तक अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं की है। आपको लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है, थोड़ी वैरायटी, इसलिए कोई आप पर बंदिश लगा दे ये आपको अच्छा नहीं लगता। अब दिल थाम के बैठिए, मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो सुन करके आपका भी दिमाग चकराएगा और आप कहेंगे कि क्या हो रहा है। दर्शकों, एक बात को समझिए, जैसे आप अपने हाथ में घड़ी पहनते और उस घड़ी के अंदर 1 से लेकर 12 तक के यहां पर समय को निर्धारित करने के लिए दिए गए हैं और 3 सुइयां हैं। आप जब अपनी घड़ी देखते हैं, आप बताते हैं कि इस समय 10:40 हो चुके हैं। आपने बड़ी सहजता के साथ घड़ी को देखा और बता दिया, क्योंकि ये घड़ी निरंतर चल रही है और एक पर्टिकुलर तरीके से ही ये आगे बढ़ती है, यानी कि इतने सेकंड के बाद में मिनट होगा, इतने मिनट के बाद 1 घंटा होगा और ये रेगुलर चल रही है। आपको पता है कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, इसका मतलब ये समय इस समय पर सही बता रहा है। लेकिन आज के 5000 साल पहले समय को जानने का कौन सा तरीका था, क्या आप जानते हैं? आज के 5000 साल पहले भी समय को जानने का एक ही तरीका था और वो था एस्ट्रोलॉजी। यानी जो कुंडली के अंदर 12 भाव देखते हैं, ये 12 भाव क्यों हैं? जैसे आपकी घड़ी के अंदर 12 घंटों का एक चक्र बना हुआ है, ऐसे ही कुंडली के अंदर भी 12 घर होते हैं। इनके अंदर भी ग्रह घूमते हैं अपने निश्चित गति से और कुंडली का जो चित्र है, आपकी कुंडली जो आप देखते हैं, आपके बर्थ टाइम के आधार पर जो आप कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली के अंदर स्थित ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि आप किस दिन किस समय पर पैदा हुए हैं। उस समय पर ब्रह्मांड के अंदर कौन सी एनर्जी का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो ब्रह्मांड की कौन सी एनर्जी का कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला है। इसीलिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जिन्हें आप चेक करिए। अगर आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है तो आप अपनी हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए, जिस जगह पर सूर्य है उससे ठीक 180 डिग्री पर आपको चंद्रमा मिलेगा। अगर आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है तो आपकी कुंडली के अंदर जहां सूर्य बैठा है वहीं पर चंद्रमा स्थित होगा। अगर आज सूर्य ग्रहण है तो सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु भी होगा, और यदि चंद्र ग्रहण है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, लेकिन वहां पर राहु भी जरूर होगा। अगर आपकी जन्म तिथि 1 तारीख है, किसी भी महीने की 1 तारीख है, तो आप अपनी कुंडली को उठा के देख लीजिए, उसमें सूर्य 14 या 15 डिग्री का होगा। अगर आप जुलाई के अंदर पैदा हुए हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई से पहले यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच में है, तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जहां 3 नंबर लिखा होगा वहीं पर स्थित होगा। और यदि 3 नंबर में सूर्य है और 1 डिग्री पर है तो आपका जन्मदिन 15 जून को होगा। अगर 5 डिग्री है तो आपका जन्मदिन 20 जून को होगा। यानी ये वो ग्रहों की स्थिति है जो ये बताती है कि किस दिन का ये गोचर है, ये समय किस दिन का है। अगर बृहस्पति इस समय पर बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर है, आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर ही अभी इस समय पर बृहस्पति है, यानी कि गोचर का बृहस्पति तो वृषभ राशि में है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर भी वृषभ राशि के अंदर ही बृहस्पति है, तो आप या तो 12 वर्ष के बालक हैं, या 24 के हैं, या 36 के हैं, यानी आपकी उम्र 12, 24, 36, 48 या 60 या 72 यही होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 वर्ष के बालक हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर 2 नंबर पर बृहस्पति है और इस समय पर भी गोचर का बृहस्पति 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि में है, आपकी उम्र इनमें से एक जरूर होगी। ये वो कैलकुलेशंस हैं जो इस ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय होती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अभी तो मैंने चंद उदाहरण दिए हैं आपको, अपनी अपनी कुंडली में उठा करके चेक कीजिए ये बात सही है या नहीं है। केवल डायग्राम देखने से ही, कुंडली का डायग्राम देखने से पता लग जाता है कि ये किस दिन का गोचर है।
शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, और यह भी पता लग जाएगा कि समय कौन सा है। कि सूर्योदय के समय पर सूर्य के सामने जो राशि होती है वही लग्न होता है। यानी कि कुंडली देख करके यह पता लग जाता है कि सूर्य किस राशि में है और लग्न कौन सा है, तो इस बालक का जन्म दिन का है, रात का है, कितने बजे का है, यह तक पता लग जाता है। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए जिन्हें यह भी ना पता हो कि ज़ोडिक साइन कैसे तय होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कह रहे हैं, इस इंडस्ट्री को फ्रॉड कह रहे हैं। दर्शकों, 2 वीडियो और बनाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी में जो कमियां हैं उस पर भी बनाऊंगा, और एस्ट्रोलॉजी क्या है इस पर भी बनाऊंगा। इसीलिए जब कोई सच्चाई को गाली दे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब आप खुद तय कीजिए एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, और ये नॉलेज ही आपको पाखंडी एस्ट्रोलॉजर से बचाने का भी काम करेगी। मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजर्स ईमानदार होते हैं, मोर देन 80% एस्ट्रोलॉजर ठगाई का काम करते हैं। ये बात कहने में मुझे कोई संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मुझे पता है दिन रात मेरे पास भी लोग आते हैं जब कुंडली दिखाने के लिए, कहते हैं हमने काल सर्प दोष की पूजा कराई है। मैं कहता हूं काल सर्प दोष की पूजा कराइए, आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है ही नहीं। बोले हमें तो पंडित जी ने कहा था, 40,000 रुपए खर्च हुए। तकलीफ होती है, ऐसे ही लोगों के कारण से इंडस्ट्री बदनाम होती है। लेकिन अगर 1000 का नकली नोट है तो इसका मतलब है 1000 का असली नोट भी होगा। अगर 200 का ओरिजिनल नोट है तो 200 का नकली हो सकता है, लेकिन 300 का ओरिजिनल नोट है ही नहीं तो 300 का नकली नोट मार्केट में होगा कैसे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ठगाई हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ठगाई नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।